हेलो बच्चों। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारे जो आयनिक बंध हैं या जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनता है। तो हमने कहा कि एक मेटेलिक एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके केटायन का निर्माण करता है, उसके बाद में एक जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन का निर्माण करे। तो जब केटायन एनायन के नियर बाय आएगा तो एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ये एक दूसरे को जोड़ करके रखेंगे। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हमने कहा था आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, KNO3, तो ये हमारे पास कैसे कंपाउंड हो गए? आयनिक कंपाउंड हो गए। अब बात आती है हमारे पास में कि जो आयनिक कंपाउंड हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट करते चलेंगे। हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और आयनिक यौगिकों के लक्षण। ठीक है, आयनिक यौगिकों के क्या क्या लक्षण होते हैं, उसमें सबसे पहला जो आता है ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट यानी इनकी फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आप लोगों ने नमक देखा होगा, तो वो नमक कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। दूसरी चीज़, ये अपनी सॉलिड स्टेट में, आप ध्यान रखेंगे, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? कुचालक। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इसको ध्यान रख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ। तो ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो इनके जो आयंस होते हैं, केटायन और एनायन, ये एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये फ्री नहीं हो पाते। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं या नॉन कंडक्टर होते हैं। बट अगर इनको एक्वस स्टेट में डाल दिया जाए, बट इन एक्वस स्टेट, अगर इनको पानी में घोल लिया जाए, ठीक है, जल योजित अगर ये हैं, जल में घोल दिया जाए, उस वक्त ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या हो जाते हैं? कंडक्टर हो जाते हैं, यानी सुचालक बन जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आयनों का निर्माण कर लेते हैं और वे आयन जो है फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? बेस्ट कंडक्टर बन जाते हैं। तीसरी चीज़ जो होते हैं आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु, ठीक है, गलनांक बिंदु, और दूसरा होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु। इनके मान जो होते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, ये वैल्यू कैसी होती है? हाई होती है। हम जानते हैं कि केटायन एनायन को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से जोड़ करके रखेगा, इस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी हम लोग ध्यान रखेंगे वो है इसके अंदर ब्रिटलनेस, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है भंगुरता। अब होता क्या है बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास में ये केटायन है, ये इसका एनायन हो गया, ये केटायन हो गया और ये इसका एनायन, और ये अभी इसकी ओरिजिनल पोजीशन में है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक केटायन जो है वो एनायन के द्वारा सराउंडेड है। अब मैंने क्या किया, ये अपर लेयर और एक ये लोअर लेयर है, तो इस लोअर लेयर पर मैंने कोई F फोर्स लगाया, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो लोअर लेयर है वो इसमें थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, वो अपर लेयर तो वहीं रह गई और जो लोअर लेयर थी वो क्या हो गई यहाँ पे? शिफ्ट। ये प्लस और माइनस, केटायन और एनायन है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पर क्या आ गया? एनायन, ये हमारा केटायन, ये हमारा एनायन और ये हमारा क्या आ गया? केटायन। तो एनायन देखिए आप एक जगह पे आ गए, केटायन एक जगह पे आ गए, तो इनमें क्या हुआ? रिपल्शन हुआ, इनमें प्रतिकर्षण हुआ, और इसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? भंगुरता। तो ये आसानी से टूट जाते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? ब्रिटल इन नेचर, भंगुर होते हैं। जब इन पे F फोर्स लगाया गया तो ये लेयर्स में टूट जाते हैं, इसलिए ये वीक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो पांचवा जो पॉइंट है वो है इसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी विलेयता। अब कोई भी आयनिक कंपाउंड को विलेय, पानी में घोलना है या किसी भी सॉल्वेंट में घोलना है, तो वहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक होती है हमारे पास में लेटिस एनर्जी, दो कंडीशंस हैं। लेटिस एनर्जी, आप ध्यान रखेंगे, लेटिस एनर्जी इसको कहा जाता है, और लेटिस एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा क्या होती है? केटायन को एनायन से फ्री करना है तो जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को क्या कहते हैं? हम जालक ऊर्जा कहते हैं। और दूसरी जो कंडीशन हमारे पास में है वो है सॉल्वेशन एनर्जी।
सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं हिंदी में विलायक योजन ऊर्जा, ठीक है। जब धनायन और ऋणायन बन जाएंगे, कैटायन एनायन बन जाएंगे, तो उसको जब वाटर में डाला जाएगा तो वाटर जो है उसको चारों तरफ से सराउंड करेगी घोलने के लिए। तो जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसको घोलने में, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? सॉल्वेशन एनर्जी कहा जाता है। अब कंडीशन क्या है? कोई भी कंपाउंड जो है वो पानी में कब घुलेगा? जब हमारी लेटिस एनर्जी की जो वैल्यू है ये कम हो जाए, किससे? सॉल्वेशन एनर्जी से। तो हम कहेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो वाटर के अंदर क्या हो गया? सॉल्यूबल हो गया, यानी विलय हो गया। लेकिन अगर इसका उल्टा है तो हम कह देंगे वो उसमें नहीं घुलेगा। कंडीशन एक तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो गई? अगर लेटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाए, किससे? सॉल्वेशन एनर्जी से, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस कैसा है? इनसॉल्यूबल है, अविलय है, ठीक है। आपने पानी के अंदर नमक डाला, वो घुल जाता है। क्यों घुल गया? क्योंकि उसकी जो जालक ऊर्जा है वो कम है, किससे? ब्लैक योजन ऊर्जा से, जल योजन ऊर्जा से। लेकिन आपने रेत, कंकड़, ईंट को जो है वो पानी में डाला, वो नहीं घुला। इसका मतलब उसकी जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी ज़्यादा हो गई, किससे? सॉल्वेशन एनर्जी से। तो ये हम कुछ पॉइंट जो है वो याद रख लेंगे कि कब हमारा सब्सटेंस जो है वो पानी में घुलेगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 कंडीशंस हैं। अब अगली वाली क्लास में हम इसके आगे की ओर बढ़ेंगे कि हमारे जो सॉल्वेशन वगैरह है उसको कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के ट्यूटोरियल में। तब तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, बना लेंगे। ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय।